हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवंथ लेक्चर ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो टॉपिक पर खास करके फोकस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में और सीईटी में पूछे जाते हैं। और जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में टाई कर दिया जाए तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको आज हम अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विथ हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होता है? अगर मैं कहूँ स्टेशनरी वेव, तो हमने समझा था भैया स्टेशनरी वेव क्या होता है। अगर किसी मीडियम से, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए ये मीडियम है, अगर किसी मीडियम से along द सेम पाथ दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल कर रही है, आइडेंटिकल मीन्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, बट दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हो सकती है वन वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अनदर वेव वुड बी ट्रैवलिंग इन अ निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऐसे दो आइडेंटिकल वेव्स व्हेन दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इंटरफेयर और सुपरपोज, द रिजल्टिंग वेव फॉर्म इज नोन एज स्टेशनरी वेव। इसके लिए हमने स्ट्रिंग का एग्जाम्पल भी लिया था। क्या किया था हमने यहाँ पर? इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ऐसे टाई करके रखा था। स्ट्रिंग क्या होती है फिर इस केस में? रेयरर मीडियम रिजिड सपोर्ट हो जाते हैं डेंसर मीडियम। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर अगर कोई एक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होती है आफ्टर डिस्टर्बिंग द स्ट्रिंग, तो ये प्रोग्रेसिव वेव ऐसे आगे ट्रैवल करते जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रैवल करते हुए कहाँ तक आ गई? रिजिड जो सपोर्ट है वहां तक आ गई। अब फिलहाल क्या है, ट्रफ जो है, ट्रफ मुझे इंसिडेंट होते हुए दिख रही है कहाँ पर? एट द रिजिड सपोर्ट। अब ट्रफ का फिनोमिना क्या होता है? तो ट्रफ में जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल है दे आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ट्रफ के केस में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव हो रहे हैं। नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर ट्रफ इट रीचेस टू रिजिड सपोर्ट, because the wave is traveling from rarer medium to denser medium, now this trough will get reflected as crest। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रफ है ये मान लीजिए इसे क्रेस्ट बन चुकी है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स हियर इज, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर मेरा ट्रफ अब क्रेस्ट बन चुका है तो ये एक तरीके से आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन हुआ या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ। और हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव पोजिशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव है और इंसिडेंट वेव थी उनके दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे। तो एज पर वेक्टर समेशन a1 माइनस a2 तो जीरो आ जाना चाहिए था, बराबर है कि नहीं? बट ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर मैंने कहा जो पार्टिकल पहले ट्रफ की तरफ मूव हो रहे थे अब वो कहाँ जाने वाले हैं? दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स द क्रेस्ट। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ये भैया हमारी इंसिडेंट वेव थी। ठीक है, और यही वेव अब रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट बनेगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भैया दो अलग अलग वेव है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, लेकिन यही इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट बन रही है। तो ट्रफ जो है, ये जो पर्टिकुलर ट्रफ है, ट्रफ के ही अब मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहे होंगे? क्रेस्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगा? क्रेस्ट के जो मॉलिक्यूल्स है दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स ट्रफ, और ये जो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस है ये इसी पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। हमने देखा था कि जो पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं परफॉर्म करते उनको हमने क्या बोला था? नोड्स। तो ये जो पर्टिकुलर नोड्स है, नोड्स में वाइब्रेशन न होने के कारण जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है दे डू नॉट गेट कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर वेव स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। इसमें हमने समझा था कि जो रिजिड सपोर्ट होते हैं वहां पर हमेशा नोड फॉर्म होते हैं, और जो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं भैया एंटी नोड। क्या कहते हैं उनको? एंटी नोड। और स्टेशनरी वेव को जनरली ऐसे लूप्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो इक्वेशन ऑफ वेव था उसे भी हमने देखा था। इक्वेशन ऑफ कौन सा वेव? स्टेशनरी वेव, जहां पर रिजल्टेंट इक्वेशन वाज गिवन बाय y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos of kx into sin of omega t, right? Or the same equation can also be written as y is equal to twice of a cos of omega t into sin of kx। ठीक है, यहाँ पर twice of a into cos of kx जो था ना ये पार्ट, इसको हमने बोल दिया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब लौट कर आते हैं हमारे जो मेन पार्ट है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, दैट इज हार्मोनिक्स एंड
ओवरटोन्स। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स कुछ और चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट थिंग इज फंडामेंटल frequency. What is mean by fundamental frequency? We have already seen in case of oscillation, it is the minimum frequency with which an object or any element can vibrate. So this is the minimum frequency. This is the minimum frequency with which a particle vibrates. चलेगा। अब मान लो मेरे पास इस तरीके से एक स्ट्रिंग है, हम इस स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 20 हर्ट्ज से। कितनी हर्ट्ज से? 20 हर्ट्ज। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैं 20 हर्ट्ज से लोअर वैल्यू पर वाइब्रेट करवाने की कोशिश करूंगा तो भी ये स्ट्रिंग वाइब्रेट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए जैसे मैंने स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज बोला है, तो मैं एक ट्यूनिंग फोर्क लेकर आता हूं। अब इस ट्यूनिंग फोर्क में ये जो लिम्स होते हैं ट्यूनिंग फोर्क के, they are capable of vibration, they are capable of vibrating. Now if suppose this tuning fork is vibrating, और जब ये वाइब्रेट हो रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेट से 10 हर्ट्ज से। कितना है? 10 हर्ट्ज। अगर इस ट्यूनिंग फोर्क को मैं यहाँ इस स्ट्रिंग के पास लेकर आऊंगा तो ट्यूनिंग फोर्क के जो लिम्स है वो वाइब्रेट होने के कारण क्या करते हैं? एयर के मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करते हैं, जहां पर कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन तैयार होते रहता है। वही कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को अफेक्ट करेगा। बट बिकॉज ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज और यहाँ पर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है ये वाइब्रेट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई ट्यूनिंग फोर्क लाया है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर 20 हर्ट्ज है और यहाँ पे हम किसके पास ला रहे हैं? उसको स्ट्रिंग के पास। स्ट्रिंग की मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 20 हर्ट्ज। तब जाके ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट होगी। हाँ, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा 40 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे भी ये वाइब्रेट हो सकती है, बट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज व्हाट? 20 hertz, and that minimum frequency of vibration is called as फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ऐसे मोड में जब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही होगी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो 20 हर्ट्ज वाइब्रेशन वाला मोड इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन को आगे देखेंगे, बट फिलहाल हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को समझना था, इसलिए इस एग्जाम्पल को हमने लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं एनएफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट, तो एनएफ रिप्रेजेंट्स माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आगे चलकर बात कर रहे हैं हम लोग हार्मोनिक्स की, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हार्मोनिक्स। Now, what is mean by harmonics? Harmonics are basically integral multiple of fundamental frequency. Integral multiples of fundamental frequency. अब ये इंटीग्रल मल्टीपल मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप 1 2 3 4 ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते चलो तो दे कैन बी कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। सारे जो हार्मोनिक्स होते हैं दे आर बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कई तरीके की जो फ्रीक्वेंसीज आएगी जहां पर स्ट्रिंग वाइब्रेट होंगी तो वो सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कहलाएगी। उसमें भी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। होगा आगे क्लियर, धीरे धीरे समझते हैं। सो एज वी हैव डिफाइंड हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सपोज मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए या कोई भी एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एनएफ, तो मान लीजिए वी हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएफ। दिस एनएफ, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एनएफ ही रहेगा, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट हार्मोनिक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हार्मोनिक्स। तो फर्स्ट हार्मोनिक इज इनवेरिएबली ऑलवेज इट विल बी अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट फॉर द एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, चलेगा। नाउ अब सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? तो सेकंड हार्मोनिक वुड बी सेकंड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n सफिक्स f, विच वुड बी 20 हर्ट्ज। देन थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? द थर्ड हार्मोनिक वुड बी 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दैट वुड बी 30 हर्ट्ज। फोर्थ हार्मोनिक वुड बी 4 times of fundamental frequency and it would be 40 hertz.
ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में? सो इसको आपको याद रखना है डेफिनेशन को, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। सो फर्स्ट हार्मोनिक्स विल ऑलवेज बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद में अगर उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करते चलोगे तो आपको नेक्स्ट हार्मोनिक्स मिलते जाएंगे। चलो, अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ओवरटोन्स। क्या है? ओवरटोन्स। तो ओवरटोन को समझते हैं। देखिए, ओवरटोन क्या होगा, तो यहां पर फिलहाल मैं लिख रहा हूं ओवरटोन। ओवर डेफिनेशन वाइज अगर आप देखो तो ओवरटोन्स आर बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसीज, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज हायर, बट किसके किसके हायर? हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी where a musical instrument actually produces sound, where a musical instrument produces साउंड। देखो समझते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्स, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे समझ लेते हैं। अब इसका अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक बोलूं, फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक इज नथिंग बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट वुड बी माय 10 हर्ट्स। सेकंड हार्मोनिक क्या आ जाएगा? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्स। थर्ड हार्मोनिक इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 30 हर्ट्स। फोर्थ हार्मोनिक 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 40 हर्ट्स। फिफ्थ 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्स। लेट्स से सिक्स्थ एक और मैं ले लेता हूँ, सिक्स्थ हार्मोनिक 6 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 60 hertz, and last is let's say 7 harmonic which is 7 times of fundamental frequency, 70 hertz। अब देखो, ओवरटोन्स कहता है कि भैया वो ओवरटोन्स वो फ्रीक्वेंसी है, या ओवरटोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसी फ्रीक्वेंसीज को चुनते हैं विच आर हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड। अगर किसी स्ट्रिंग में सारे के सारे हार्मोनिक्स अगर प्रेजेंट है, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि ऑल हार्मोनिक रिप्रेजेंट्स ओवरटोन्स एक्सेप्ट फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक किसके साथ रिलेट करता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उससे ज्यादा जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें ओवरटोन्स के फॉर्म में कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ओवरटोन को लिखूं तो जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट हार्मोनिक विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम कॉलिंग ओवरटोन। अगर मान लीजिए सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट है, सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट है, तो दिस सेकंड हार्मोनिक विल बिकम माय फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस इज माय हायर फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल विच इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रूमेंट। फिर अगर मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन। देन दिस फोर्थ हार्मोनिक अगर प्रेजेंट है तो दैट वुड बी थर्ड ओवरटोन। और इस तरीके से अगर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो रिस्पेक्टिव ओवरटोन्स जनरेट होते जाएंगे। सो फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन एंड सिक्स्थ ओवरटोन। ठीक है, कब? जब सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ये जब मैं बोलता हूं ना कि सारे हार्मोनिक्स उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग की बात करें और मैं कह रहा हूं कि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग सबसे पहले वाइब्रेट होगी 10 हर्ट्स पे, उसके बाद वो वाइब्रेट होगी 20 हर्ट्स, फिर 30 हर्ट्स, 40 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 60 हर्ट्स एंड 70 हर्ट्स, क्योंकि ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्स, तो फर्स्ट हार्मोनिक्स हो गया 20 हर्ट्स। सेकंड जो हार्मोनिक होगा दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज 40 हर्ट्स। थर्ड हार्मोनिक्स क्या होगा भैया? 60 हर्ट्स। फोर्थ हार्मोनिक्स वुड बी 80 हर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंटीग्रल मल्टीपल से हमें मिलती है, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। और अगर हार्मोनिक्स जो प्रेजेंट होते हैं जहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, तो वो सारे कहलाते हैं ओवरटोन्स अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। चलो, मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है? ऑड हार्मोनिक। तो देखो, लेट्स से फर्स्ट हार्मोनिक्स,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, ऐसे मैं हार्मोनिक्स काउंट कर रहा हूँ। फर्स्ट हार्मोनिक्स इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड लेट्स से दिस इज सेवन। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे ऑड प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट तो हमेशा रहेगा ही, नो डाउट, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स नहीं है, सेवंथ है। आगे भी ऐसे नाइन्थ, इलेवंथ, थर्टींथ वगैरह है, लेकिन हम यहाँ पर सेवंथ तक ही ले रहे हैं। अब देखो, फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक को हमें छोड़ देना है। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज माय फर्स्ट ओवरटोन। सो हियर ये जो थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, दिस बिकम माय फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद में कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है, फिफ्थ, दैट विल बी माय सेकंड ओवरटोन। उसके बाद में सेवंथ वाला है, तो दैट विल बी माय थर्ड ओवरटोन। आ रही है बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पहले वाले केस में जहाँ पे सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट थे, मैं आपसे कहूँ कि 11th नंबर का ओवरटोन, कौन से नंबर का, 11th नंबर का ओवरटोन, ओवरटोन कौन से नंबर का हार्मोनिक होगा? तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि फिफ्थ ओवरटोन इज एक्चुअली, अगर सिक्स्थ हार्मोनिक है तो 11th वाला ओवरटोन जो होगा वो 12th नंबर का हार्मोनिक होगा, बराबर। लेकिन अगर इधर आएंगे और मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ भैया, 10th नंबर का जो ओवरटोन होगा, 10th नंबर का ओवरटोन वो कौन सा हार्मोनिक होगा? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर हमें हमारा टाइम बचाना है तो एक काम कर लेते हैं, एक रिलेशन को आपको याद रखना है। अगर P ओवरटोन को बताता है, P रिप्रेजेंट ओवरटोन, इन दैट केस जो कोई भी नंबर ऑफ हार्मोनिक आपको पता करना है, देन H वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P प्लस वन। H इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P प्लस वन। तो यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर हार्मोनिक पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास थर्ड ओवरटोन है और सेवंथ हार्मोनिक्स आना चाहिए थर्ड ओवरटोन। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू जैसे ही मैं 3 डालता हूँ, सो 2 इंटू P की वैल्यू कितना है भैया 3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 इज 7। तो आ गया हमारा सेवंथ नंबर का हार्मोनिक्स। यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9th नंबर का जो ओवरटोन है, राइट, 9th नंबर का ओवरटोन वो कौन सा हार्मोनिक होगा? तो 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19। तो 19th नंबर का हार्मोनिक होगा हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो भैया 13th वाला ओवरटोन जो है वो कौन सा हार्मोनिक्स होगा? तो 13 इंटू 2 दैट इज 26, 26 प्लस 1 इज 27। तो सारे जो है आपको ऑड हार्मोनिक्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। यहाँ पर P क्या है? ओवरटोन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक नई टर्म भी कभी कभी यूज होती है, विच इज नोन एज मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? तो मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली वाइब्रेशन हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक्स है और बाकी सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। हार्मोनिक्स का प्रेजेंट होना हमें यह बताता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं 15 हर्ट्ज से वाइब्रेट करवाने की कोशिश करूंगा तो वो वाइब्रेट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद से इसको ध्यान से देखिए। 15 हर्ट्ज से वो वाइब्रेट नहीं होगा, वो डायरेक्टली कितने हर्ट्ज से वाइब्रेट होगा? 20, 30, 40, 50। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें इंटीग्रल मल्टीपल्स ही वाइब्रेशन के तौर पर मिलते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सारे के सारे मोड्स ऑफ सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो ऑल विल बी कॉल्ड एज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो जो पहला हार्मोनिक्स है दैट विल बी माय फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे भी साउंड क्रिएट हो ही रहा है। ठीक है, फिर जो सेकंड हार्मोनिक्स है दैट वुड बी सेकंड मोड, थर्ड हार्मोनिक्स वुड बी थर्ड मोड, ठीक, फोर्थ वुड बी फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं हम। देन फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, सिक्स, सेवंथ एंड ऑल, ऐसे रिस्पेक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में हम मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे बोलेंगे? तो फर्स्ट वाला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो तो हमेशा प्रेजेंट होती है, तो दैट वुड बी माय फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि वो है।
ठीक है। सो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद में क्या सेकंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है? नहीं है। कौन सी हार्मोनिक प्रेजेंट है? थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है, जो मेरा फर्स्ट ओवरटोन था। बट यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो तो रहा है, इसलिए दिस विल बी नाउ माय सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि इसके पहले जो सेकंड हार्मोनिक है वो उस इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। प्रेजेंट नहीं है मतलब उतने फ्रीक्वेंसी पे वो इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो सेकंड हार्मोनिक एब्सेंट है, थर्ड प्रेजेंट है तो फोर्थ एब्सेंट है, फोर्थ एब्सेंट है तो फिफ्थ प्रेजेंट है। अब फिफ्थ जो प्रेजेंट है वो मेरा कौन से नंबर का मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा? दैट वुड बी माय थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। फिर सिक्स नहीं है, सेवंथ है, तो सेवंथ वुड बी फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। तो हमारे लिए ये जो टर्म्स है कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हम लोग इसको समझने में, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग देख लेते हैं। सो अच्छा, वाइब्रेशन के आगे यहाँ पर ना एक सीईटी के कुछ एक दो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, जो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन से रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं? In sonometer experiment, the frequency of a tuning fork used is 288 Hz. Harmonics will not be produced at the frequency. अब देखो सोनोमीटर जो एक्सपेरिमेंट है हमारा अभी हुआ नहीं है, आगे के लेक्चर में कवर होगा। फिलहाल यहाँ पे जो मेन डेटा दिया है उसी पे फोकस करते हैं। बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज 288 हर्ट्ज। तो एक फ्रीक्वेंसी देकर रखी है 288 हर्ट्ज, और बोला है कि हार्मोनिक्स विल नॉट बी प्रोड्यूस एट द फ्रीक्वेंसी। अब हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 288 इंटू 2, देन अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट वुड बी 288 इंटू 3, देन 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो 288 इंटू 4। ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है दे विल बी कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। तो देखते हैं कौन सा जो फ्रीक्वेंसी है गिवन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो 288 तो भैया है ही हार्मोनिक्स। अगर आप 288 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? दैट वुड बी 576 मिल जाएगा। तो ये भी हार्मोनिक है। नाउ 288 को चलो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा भैया? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 3 जार 24, this would be 4, then we have 2, 8 3 are 24 plus 2 is 26, then again we have 2, 3 into 2 is 6, 6 plus 2 is what? 8. so 864 हर्ट्ज हमें मिल रहा है। तो 864 हर्ट्ज भी क्या है? हार्मोनिक है। और हमें पूछा है नॉट हार्मोनिक्स। नॉट हार्मोनिक्स मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एक्चुअली नॉट दी हार्मोनिक्स, क्योंकि इसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। 844 हमें नहीं मिलता है। चलेगा। नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज 256 हर्ट्ज। इट विल नॉट रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से गिवन फ्रीक्वेंसी में से कौन है जो हार्मोनिक नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए 256 हर्ट्ज अपने आप में हार्मोनिक है। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 512। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए कितना मिलता है? 256 इंटू 3, 6 3 जा 18, then we have 1, 5 3 is 15 plus 1 is 16, then we have 1, 3 into 2 is 6 plus 1 is 7, so 768 ये भी प्रेजेंट है, 512 भी प्रेजेंट है, 256 भी प्रेजेंट है। तो कौन नहीं होगा फिर? 756। तो हमारा जो आंसर है, आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन विच ये जो है यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट अब देख लेते हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, या फिर इसको ही मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी। यहाँ पे हमें क्या देखना है? तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें सबसे पहले फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की फॉर अ गिवन स्ट्रिंग हैविंग सम लेंथ, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसमें एक सर्टन लेंथ होगी, उस स्ट्रिंग पर कुछ हम टेंशन अप्लाई करेंगे तो टेंशन की वैल्यू फिक्स है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी भी अगर हमें पता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए मिनिमम वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसे फाइंड करना है। एंड सेकेंडली वी हैव टू शो दैट इन अ स्ट्रिंग ऑल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से मेरा मतलब है ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। so we have to show that all harmonics are present in the string. So two tasks. First is to find fundamental frequency and second we have to show all harmonics are present. ठीक। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्टेशनरी वेव्स के केस में हमने देख ही लिया था।
तो मान लो एक स्ट्रिंग है मेरे पास विच इज टाइड इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट लाइक दिस, और रिजिड सपोर्ट जो होते हैं वो डेंसर मीडियम होती है, स्ट्रिंग को हम रेयरर मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपने कहीं से ऐसे नीचे पुल किया, ठीक है, और छोड़ दिया, तो पुल करके छोड़ने के बाद क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसे लूप फॉर्म हो जाते हैं। कभी एक सिंगल लूप फॉर्म हो सकता है क्रेस्ट और ट्रफ का मिलके, या ऐसे मल्टीपल लूप्स भी फॉर्म होते हैं। और इन लूप्स में क्या होता है, जो पार्टिकल के मीडियम के जो पार्टिकल है वो एक बार क्रेस्ट तो एक बार ट्रफ, एक बार क्रेस्ट तो एक बार ट्रफ, ऐसे अल्टरनेटली ट्रैवल कर रहे होते हैं। बीच में नोड्स फॉर्म होते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एंटीनोड कहते हैं, ये हमने देखा है। तो चलो करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के बाद यहाँ पर वेव फॉर्म हुई। यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है आपको, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सेंटर में डिस्टर्ब करूंगा तो एक ही नोड फॉर्म होता है, सॉरी एक ही लूप फॉर्म होता है। अब लूप को लेंथ के हिसाब से कैसे बता सकते हैं, मान लीजिए दिस कैपिटल L represents the length of string. In that case, when you are disturbing the string at middle, that is L/2 पे आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। So let's say D is the distance from one of the end which is equal to L/2 here. अगर मान लीजिए आपने एग्जैक्टली इसको मिडल में डिस्टर्ब किया है, तो आप देखोगे कितने नंबर ऑफ लूप बनेंगे। सो नंबर ऑफ लूप के लिए आप एक जनरल रिलेशन याद रख सकते हो, नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू L/2 टाइम्स ऑफ D। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। D क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन ऑफ द एंड। नाउ हियर आई हैव टेकन D एज L/2। तो देखो जैसे ही मैंने इसको बीच में डिस्टर्ब किया तो मुझे कितने लूप्स देखने को मिलेंगे। सो आई विल बी सीइंग नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू L/2 टाइम्स ऑफ D की क्या वैल्यू लेकर रखी है, L/2। L/2, 2 कैंसर, L कैंसर, तो हमारे पास मिला है ओनली वन लूप। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एक सिंगल लूप ही फॉर्म होता। ठीक, अब देखो मान लो इस स्ट्रिंग को जो है वो मैं कुछ अलग लेंथ पर जाके डिस्टर्ब कर रहा हूं। सपोज इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फ्रॉम वन ऑफ द एंड L/4 लेंथ पे जाके मैंने डिस्टर्ब किया, तो L/4 पे कितने लूप बनेंगे। सो हियर D इज व्हाट, L/4, और नंबर ऑफ लूप का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स प्रोड्यूस्ड इज नथिंग बट L/2 टाइम्स ऑफ D। सो L जैसे का वैसा 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है भैया, L/4, तो L कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 ऊपर चले जाएगा। सो नंबर ऑफ लूप्स वुड बी 2। तो इसके अंदर ऐसे दो लूप्स फॉर्म होंगे। ठीक, इस तरीके से एक पर्टिकुलर लूप में अगर पार्टिकल क्रेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे लूप में पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे, टुवर्ड्स ट्रफ। और नेक्स्ट साइकिल में यही पार्टिकल जो पहले क्रेस्ट पे थे, नाउ दे विल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स ट्रफ। तो नेक्स्ट साइकिल में ये ट्रफ बनेंगे, तो जो ट्रफ वाले पार्टिकल है वो कहाँ जा रहे होंगे, क्रेस्ट में जा रहे होंगे। इस तरीके से पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो लोकलाइज्ड ही रहेगा, और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल नहीं होगी। बीच में क्या है, हमारा नोड है। स्ट्रिंग के केस में हमेशा याद रखना, जब रिजिड सपोर्ट होते हैं वहां पे नोड्स ही फॉर्म होते हैं। इस फिगर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। तो लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग हो गई। ठीक, और स्ट्रिंग में हमने क्या किया है, पहले तो प्रोग्रेसिव वेव फॉर्म की डिस्टर्बेंस के थ्रू। इस तरीके से मान लीजिए एक प्रोग्रेसिव वेव बनी, एंड दिस प्रोग्रेसिव वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई ड्यू टू density difference between the medium when the wave was traveling from rarer medium to denser medium. So trough has been reflected as crest। ठीक है, और यहाँ पे जो रिजिड सपोर्ट है वो हमेशा क्या बताएंगे, नोड्स बताएंगे, और बचे हुए जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल उन्हें हम कहते हैं भैया एंटी नोड, और बीच में भी क्या है, नोड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ द डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, सो यू वुड बी सेइंग कि किसी भी पॉइंट पर इफ वी डिस्टर्ब अ स्ट्रिंग एट एनी गिवन पॉइंट, अ प्रोग्रेसिव वेव इज फॉर्म which travels across the length of string at the rigid support. The trough reflected as crest or crest reflected as trough, and due to which stationary waves are formed. Stationary wave का फिनोमिना ट्रांसवर्स वेव में भी देखने को मिलता है और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में भी देखने को मिलता है। अब अभी हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड fundamental frequency, and after finding fundamental frequency we have to show that all harmonics are present in the string instrument। तो चलिए
सॉल्व करते हैं। तो माय क्वेश्चन इज शो दैट all harmonics are present in this वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी लिखकर आएगा या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी लिखकर आ सकता है। चलो, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही हमारा फर्स्ट हार्मोनिक होता है। अब यहां पर आने से पहले एक बेसिक सी मैं थ्योरी लिख लेता हूं। तो वी हैव टू इमेजिन, कंसिडर स्ट्रिंग of length capital L and linear mass density small m is tied between two rigid support। और जब हम इसको टाई करेंगे बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, तो टेंशन भी डेवलप होगा। लेट कैपिटल टी बी द टेंशन, कैपिटल टी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक, अब देखो यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं स्ट्रिंग की। तो दीज आर रिजिड सपोर्ट, दिस इज माय स्ट्रिंग, दिस इज अगेन अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस प्रोग्रेसिव वेव विल बी फॉर्म विच विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म। सो आई एम राइटिंग हियर व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब्ड, स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब मतलब उस स्ट्रिंग के पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव will travel across the length and reflection will take place from the rigid support, that results into formation of stationary wave, ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक थ्योरी। अब हम जानते हैं जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो सपोर्ट पर हमेशा नोड बनेंगे और अंदर क्या बनेंगे, नोड्स एंड एंटी नोड्स। लेकिन कितने नंबर ऑफ नोड्स और कितने नंबर ऑफ एंटी नोड होंगे ये आगे आपको समझ में आएगा कि कौन से कंडीशन पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो प्रोग्रेसिव वेव शुरुआत में बनी थी, प्रोग्रेसिव वेव ये जब ट्रैवल कर रही थी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। सो लेट v बी द वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट लेट n बी द frequency of vibration, n be the frequency of vibration, and when wave will be formed, stationary wave, in that case lambda represents wavelength। lambda क्या बताता है, wavelength। ठीक है, चलो अब यहां पर जस्ट फॉर द डायग्राम पर्पज मैं इसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। वन इज इंसिडेंट, अनदर इज रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो एंटी नोड, दीज आर माय नोड्स। स्ट्रिंग के केस में हमेशा आप देखना नोड्स की संख्या ज्यादा रहेगी, कंपेयर टू एंटी नोड। तो नोड जितने भी होंगे, नोड में से अगर आप एक माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंटी नोड मिलेगा। या फिर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ नोड इज नथिंग बट नंबर ऑफ एंटी नोड प्लस वन इन केस ऑफ स्ट्रिंग ओनली। चलिए अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस डेरिवेशन को। नाउ फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक चलेगा। और यही हमारा फिलहाल फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी है,
फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझते हैं। जब भी मैं कहता हूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली दैट फ्रीक्वेंसी विच इज द लोवेस्ट वन फॉर दैट गिवन एलिमेंट। अब कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर लोवेस्ट है तो लैम्बडा के साथ उसका क्या रिलेशन बनेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये स्ट्रिंग है मेरा, ठीक, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग का टेंशन है T, लीनियर मास डेंसिटी है m। यहां पर जब वेव फॉर्म होगी तो हम जानते हैं वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन स्मॉल m। ठीक, स्मॉल m इज लीनियर मास डेंसिटी, T इज टेंशन। अब देखो, आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाओ चाहे कम करो, जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी पे है। अगर मैं टेंशन को कांस्टेंट रख रहा हूँ, स्ट्रिंग भी वही है, तो लेंथ भी चेंज होती है, तो लीनियर मास डेंसिटी तो नहीं चेंज होगी, बस टेंशन जो है आपको कांस्टेंट बना के रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी लेंथ रहने दो, कोई भी लेंथ रहने दो, जो वेव फॉर्म हो रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखते हैं दो केसेस। फर्स्ट, वेलोसिटी इज गिवन बाय frequency n1 and wavelength lambda 1 when one particular length is considered। मान लीजिए इतनी लेंथ में कंसिडर कर रहा हूं, और फिर पूरी की पूरी लेंथ अगर मैं पिक्चर में ला रहा हूं स्ट्रिंग की, मतलब यहां पर इतनी सारी लेंथ हमें मिल रही है फॉर वाइब्रेशन। इन दैट केस, सेकंड केस में लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ वेव विल रिमेन सेम बट v वुड बी इक्वल टू n2 इंटू लैम्बडा 2। v वुड बी इक्वल टू n2 इंटू लैम्बडा 2। अब n1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन फर्स्ट केस, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, सपोज दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड केस। तो n1 इंटू लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ वेव विच विल बी फॉर्म फॉर दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेंथ, राइट। अब देखो, अगर वेवलेंथ अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट अगर वेलोसिटी हो तो n1 लैम्बडा 1 इज नथिंग बट इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर लिया। अब देखिए v की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। कितना फिक्स कर लिया? 10। अगर n1 मान लीजिए 1 है, 1 हर्ट्ज पर सेकंड है, तो लैम्बडा 1 को बनना पड़ेगा 10 मीटर। अगर n2 मान लीजिए 5 है, तो लैम्बडा 2 को कितना बन जाना पड़ेगा? 2 बनना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ एक चीज आपको समझ में आएगी, कौन सी? जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लोवेस्ट होगी तो आपको वेवलेंथ की वैल्यू को हाईएस्ट रखना पड़ेगा, ताकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हमें मिले। और अगर वेवलेंथ कम होती है तो आपको फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखना पड़ेगा। यही फंडा जो है ये हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें हेल्प करने वाला है। अब देखिए, आई एम राइटिंग फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस स्ट्रिंग vibrates with minimum frequency, if v is constant। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, जो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अगर टेंशन सेम है, लीनियर मास डेंसिटी सेम है, तो v क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इफ v इज कांस्टेंट देन कैन आई से वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम, वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में? तो हमने v को कांस्टेंट रखा, n की वैल्यू को लोवेस्ट किया, तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई। अब देखो, दिस इज माय स्ट्रिंग, ध्यान से समझना, दिस इज द स्ट्रिंग। हम जानते हैं स्ट्रिंग में सपोर्ट पर हमेशा नोड बनेंगे, तो यहाँ पे 2 नोड बन गए। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना है तो कुछ यहाँ पे वेव ऐसी बनेगी कि हमें जो वेवलेंथ मिलेगी वो मैक्सिमम मिलनी चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब देखो, वेवलेंथ मैक्सिमम कब मिलेगी? तो एक कंडीशन ऐसी पॉसिबल थी कि मैं यहाँ पर शायद कुछ ऐसा अगर लूप ड्रॉ करता, इस तरीके से लूप ड्रॉ करता, तो
पूरा पूरा जो लूप है वो मिलाकर हमें क्या मिलता है, 2 लूप मिलाकर एक वेवलेंथ मिलती। लेकिन यहाँ पे ऐसे इस टाइप के लूप ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंड है दे आर एक्चुअली नोड्स, और 2 नोड के बीच में कौन रहता है? एंटी नोड। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 एंटी नोड कंसिडर कर लूँ इस तरीके से, 2 एंटी नोड, तो यहाँ पर ये पूरी जो लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग की, दैट विल बिकम इक्वल टू लैम्बडा। बट अगर मैं सिर्फ एक ही एंटी नोड लेता हूं, तो एक एंटी नोड के कारण आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ है इसके ट्वाइस हमारी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। मतलब अगर नोड मान लिया जाए एट दी रिजिड सपोर्ट, तो हम अगर सिंगल एंटी नोड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ मिलने का स्कोप आ रहा है। इसलिए एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे कि स्ट्रिंग विल हैव ओनली वन लूप। सो आई एम राइटिंग हियर एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of vibration, only one loop will be formed at the string। इतना बड़ा नहीं लिखते बैठना है, डायरेक्ट ही लिखना। मैं यहाँ पर बस समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, अब हमने क्या कर लिया? एक सिंगल लूप बनाया है। वी हैव ड्रॉन ओनली वन लूप, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एंटी नोड। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देन दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2। तो क्या लैम्बडा को मैं 2 टाइम्स ऑफ L लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं थ्योरी में, इफ NS, अब S क्या सफिक्स है विच रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, तो NS is fundamental frequency। if NS is fundamental frequency, then V becomes equal to NS into lambda at fundamental mode। at fundamental मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन V becomes equal to NS into lambda। तो भैया NS दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वुड बी V अपॉन लैम्बडा। बट अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने लैम्बडा का रिलेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज 2 टाइम्स ऑफ L। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L। हमें ये भी पता है कि जब स्ट्रिंग से कोई ट्रांसवर्स वेव गुजर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टी अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं, सो आई कैन राइट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय 1/2 टाइम्स ऑफ L, और यहाँ बाहर आ जाएगा इन स्क्वायर रूट T बाय लीनियर मास डेंसिटी M। दिस रिलेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ fundamental frequency of vibration in case of a string। So this is the expression for fundamental frequency in string। ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फिर लॉज ऑफ स्ट्रिंग निकल कर आने वाले हैं आगे। चलिए, पहला हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड हार्मोनिक्स देखते हैं, क्या सेकंड हार्मोनिक्स इसमें प्रेजेंट है? सेकंड हार्मोनिक्स, इसे ही मैं बोलूंगा आप first overtone। this would be my first overtone, or this can be also called as second mode of vibration। second mode of vibration, क्योंकि ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है ऐसे हमें शो करना है। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ठीक। अब देखो, अगर मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की या सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट हार्मोनिक में हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिली थी। अब सेकंड हार्मोनिक में जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी पहले से कम मिलनी चाहिए। अब कितनी कम हो सकती है? मतलब लोवेस्ट ही कम करना है अपने को, बहुत ज्यादा तो कम करनी नहीं है। तो कितनी कम हो सकती है उसके लिए बाउंड्री कंडीशन देखनी पड़ेगी स्ट्रिंग की। तो यहां पर फिर से मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं और उस स्ट्रिंग के जो है ये रिजिड सपोर्ट्स है। तो यहाँ पे तो नोड बन गए। अब नोड बनने के बाद एक ही एंटी नोड अगर मैं लेता तो फिर से सिंगल लूप बनता फर्स्ट हार्मोनिक का। लेकिन मुझे सिंगल लूप नहीं चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैं ढूंढ रहा हूं, अब तो मुझे सेकंड हार्मोनिक्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं
एक के बजाय अब 2 एंटी नोड ले लेता हूँ। कितने एंटी नोड लेता हूँ? 2 एंटी नोड। तो यहाँ हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो इस तरीके से वाइब्रेट होगी। ठीक है, इस तरीके से वाइब्रेट होगी जहां पर 2 एंटी नोड मिलेंगे और 3 क्या मिलेंगे? वी विल हैव 3 नोड्स। ठीक, सो आई एम राइटिंग फॉर सेकंड हार्मोनिक्स 2 loops will be formed। किसके? ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव ऑन द स्ट्रिंग। अब उसमें भी देखिए, अगर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा क्या मैं L को लैम्बडा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए आगे लिखते हैं, इफ N2 is the frequency of vibration, N2 is the frequency of vibration, अगर ऐसा है तो V is nothing but this time N2 into lambda, so N2 would be V upon lambda। अब देखो भैया, लैम्बडा क्या है? लैम्बडा इज L, तो क्या मैं इसको सिंपली V बाई L लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, बट हमें तो प्रूव करना है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी उसका ये 2 टाइम्स होना चाहिए फ्रीक्वेंसी N2। तो देखो आ जाएगी, कैसे आ जाएगी 2 टाइम्स? हम क्या कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से कर लेते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट दिस हियर एज N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L। ठीक है, और देखो N2 is nothing but 2 times of this, can be written as 1 upon twice of L, and V is nothing but under root T upon linear mass density M। So from this particular equation we can simply say कि जो N2 है, second frequency at which the string will vibrate, is nothing but second harmonics which is 2 times of fundamental frequency Ns। ठीक, तो ये मान लेते हैं मेरा second equation हो गया। This was let's consider this as my फर्स्ट इक्वेशन। चलेगा, अब हम थर्ड हार्मोनिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक्स इज सेकंड ओवरटोन विच इज नथिंग बट थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलो देख लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेगी। तो फिर से एक बार मैं ऐसी स्ट्रिंग ले रहा हूं, दिस इज द स्ट्रिंग, रिजिड सपोर्ट पे नोड, 2 एंटी नोड पहले ही हो चुके थे, तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 3 एंटी नोड कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज आप नोटिस करो, जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला, फर्स्ट हार्मोनिक्स फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन सिंगल लूप, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जहां पे सेकंड हार्मोनिक्स मिला है, सो सेकंड हार्मोनिक्स 2 लूप्स, थर्ड हार्मोनिक्स 3 लूप, फोर्थ हार्मोनिक होगा तो 4 लूप होंगे। अगर आप देखो ध्यान से, जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है उतने ही एंटी नोड है। तो एक फर्स्ट हार्मोनिक 1 एंटी नोड, सेकंड हार्मोनिक 2 एंटी नोड, थर्ड हार्मोनिक 3 एंटी नोड, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। चलेगा, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आई कैन राइट हियर फॉर थर्ड हार्मोनिक्स 3 loops will be formed, 3 loops will be formed। अगर मैं लिखता हूं इफ N3 is frequency, N3 is frequency of vibration, then can I write V is the velocity of wave would be equal to N3 into lambda, so N3 is nothing but V upon lambda। अब यहाँ पे देखो, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इसको लैम्बडा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 लूप से मिलकर बनता है, 2 लूप से मिलकर बनता है एक वेवलेंथ, तो ये लैम्बडा हो गई। एंड देन अगेन वी हैव वन सिंगल लूप दैट रिप्रेजेंट्स लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2, ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि दिस L इज नथिंग बट लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2 दैट इज 3 लैम्बडा बाय 2, राइट। तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय 3। चलो यहाँ पे पुट करो, सो N3 विल बी इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा इज
ट्वाइस ऑफ एल डिवाइड बाय 3, तो 3 ऊपर चला गया, सो दिस कैन बी रिटर्न एज n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एल, v is nothing but under root t by m. So I can write n3 is nothing but 3 times of fundamental frequency. This is my equation 3. अब आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हो कि आफ्टर ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इवन एंड ऑड बोथ द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. लेकिन हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से फोर्थ हार्मोनिक्स भी ड्रॉ कर ही लेते हैं. तो लेट्स ड्रॉ फोर्थ हार्मोनिक्स विच इज माय थर्ड ओवरटोन, which is my fourth mode of vibration. अब देख लो, फिर से मैं यहां पर क्या कर रहा हूं भैया, एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर ले रहा हूं. अब फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो कितने लूप बनने चाहिए, 4 लूप बनने चाहिए. 4 लूप मतलब 4 एंटीनोड, 4 लूप मतलब 4 एंटीनोड. तो नोड्स जो है वो रिजिड एंड पर है, और यहां पर हम थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं. तो हो गई कि नहीं, 4 एंटीनोड. यस, एंटीनोड 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 एंड रेस्ट ऑफ दीज आर नोड्स. तो नोड्स की संख्या एंटीनोड से एक से ज्यादा होगी, बाकी चीजें जो है वो आपको समझ में आई गई होगी. तो आई एम राइटिंग हियर फॉर फोर्थ हार्मोनिक 4 लूप्स विल बी फॉर्म. और ये जो लूप है ये स्टेशनरी वेव के लूप है, ठीक है, फॉर्म्ड एट द स्ट्रिंग. इफ n4 is frequency of vibration, then can I write v is nothing but n4 times of lambda. Now what is the position with regard to lambda here? If I see, if L is the length of string, then can I say this length is equivalent to 2 times of lambda. तो यहाँ इस पर्टिकुलर वेव का जो लैम्बडा होगा उसके 2 टाइम्स आपको क्या देखने को मिल रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखने को मिल रही है. सो आई एम राइटिंग L इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा. चलेगा. सो हियर आई कैन राइट n4 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा. n4 इज नथिंग बट v अपॉन अच्छा, लैम्बडा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लैम्बडा इज नथिंग बट L/2. तो चलिए यहाँ पर ऐसे में लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन L. ठीक. अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस पार्ट इज 4 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लो 2 से एंड डिवाइड कर लो 2 से. सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज n4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v अपॉन ट्वाइस ऑफ L. और हमें ये पता है क्या कि इसे लिखा जा सकता है n4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाय m. v की वैल्यू होती है अंडर रूट t बाय m. तो यहाँ से इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम बोल सकते हैं कि n4 इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4. सो एक लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we can say that further harmonics जो आगे आने वाले हैं, such as fifth harmonics is 5 times of ns. Sixth harmonic would be 6 times of fundamental frequency and so on. और ऐसे ही चलते रहेगा. Therefore all harmonics are present in the string instrument या फिर vibrating string. ठीक, vibrating string, इसको याद रखना है. अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद वो है लॉज ऑफ स्ट्रिंग. क्या है, लॉज ऑफ स्ट्रिंग. समझते हैं लॉज ऑफ स्ट्रिंग क्या है. आपको याद है जब हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था तो लॉज ऑफ पेंडुलम देखे थे, उसमें जहाँ पर लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म की बात हुई थी. बस उसी तरीके से यहाँ पर हम लॉज ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. बस इस लॉ को बताने के लिए जो मदर इक्वेशन है दैट इज फ्रीक्वेंसी वाला, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आया था ना, विच इज ns इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ L अंडर रूट ऑफ
टी अपॉन लीनियर मास डेंसिटी एम। यहाँ से लॉज निकल कर आएंगे। जो पहला लॉ है इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेंथ। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ लेंथ। अब इस लॉ ऑफ लेंथ में आप क्या बोलोगे कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है फॉर अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कीपिंग टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट। अगर टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है एंड देन वी कैन से दिस ns इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो आई कैन राइट so the fundamental frequency is inversely proportional to the length of string. कब? when t and linear mass densities are constant। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन। अब लॉ ऑफ टेंशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके अंडर रूट से। कब? अगर लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाए। व्हेन लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी तो क्या है भैया लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी? हियर आई कैन राइट दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। कब? व्हेन टेंशन टी एंड एल आर लेंथ आर कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हम दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करेंगे और दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन और लेंथ अगर सेम है तो आप लीनियर मास डेंसिटी का रिलेशन यूज कर सकते हो वेयर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब जो फोर्थ है, दो और लॉ हम यहाँ पर ले सकते हैं। द फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ रेडियस। फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ रेडियस। अच्छा, क्या है लॉ ऑफ रेडियस? तो लॉ ऑफ रेडियस डील्स विथ रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो ध्यान से समझो, हमें पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मास डेंसिटी। अब इस लीनियर मास डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं पूरा का पूरा अंडर रूट ले रहा हूँ विच इज 1 अपॉन लीनियर मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, सो ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l अपॉन बचेगा m। बट मास क्या होता है? मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमें पता है भैया डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमने मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l, तो ऊपर है ही, नीचे में डेंसिटी जैसे का वैसा रख रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो स्ट्रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मल्टीप्लाई बाई इट्स एंटायर लेंथ इज एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ लेंथ कैंसल। स्ट्रिंग अगर मेरी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रिंग का अगर सर्कुलर है तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ पाई आर का स्क्वायर। सो ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन रो इंटू पाई आर का स्क्वायर। अगर मान लीजिए मटेरियल सेम है, दो स्ट्रिंग की बात चल रही होगी अगर, और दोनों ही स्ट्रिंग का अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, और ये आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो बचेगा आर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर वो रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑटोमेटिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ स्ट्रिंग एज वेल इफ कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स डायमीटर। बात आ रही है क्या समझ में? तो रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डायमीटर को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, फिफ्थ और एक लॉ ऑफ हम ले सकते हैं विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मटेरियल डेंसिटी। लॉ ऑफ मटेरियल डेंसिटी, और यहाँ से तो डायरेक्टली पता ही चल रहा है अपने को कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मटेरियल डेंसिटी। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ मटेरियल डेंसिटी मतलब दो अगर वायर है जिनके रेडियस भी सेम होंगी, उस केस में उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन से भी कंपेयर करके देख सकते हो। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। सो फ्रॉम ऑल दिस लॉ आई कैन से इन अ नटशेल ns is inversely proportional to l, it is inversely proportional to radius, right? It is directly proportional to
it is directly proportional to square root of tension, it is again inversely proportional to square root of linear mass density, ns is inversely proportional to स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये सारी चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से फिर आगे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस के साथ।